हाँ, वो विशाल के साथ गानों में एक चैलेंज होता है, तो विशाल ने हर गाने के साथ हर बार एक धक्का देते रहे हैं। एंड आई हैव डिस्कवर्ड, अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी किया जा सकता है, मैं ये भी गा सकती हूँ। मैं बहुत रोती धोती उससे पहले। गुलजार साहब का कहना था कि आपकी गन हमेशा लोडेड रहनी चाहिए, कि आपके पास कब अपॉर्चुनिटी आएगी वो बता के नहीं आएगी, अचानक आएगी। और जब आएगी तो अगर आपकी गन लोडेड नहीं है तो आपका वार खाली जाएगा। अब मुझे ऐसा लगता है जब आप मुंबई आ जाते हैं तो फिल्में इतनी मतलब ओवर पावरिंग वो मीडियम है कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप को एक गाना गा लें आप। एक वो दिन भी थे मिला, उस वक्त उसकी भी कोई तारीफ़ नहीं हुई। इनफैक्ट एक दो रिव्यूज़ आए और वो बड़े ख़राब लिखा गया कि शी इज़ अ डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ आशा भोसले। और मैंने फिर 2005 में जब ओमकारा में गाया नमक, तो आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। रेख्ता फाउंडेशन का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ मशहूर गायिका रेखा भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी। शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आज ये बातचीत हमारे देखने वालों के लिए एक यादगार रहेगी और एक म्यूज़िकल बातचीत होगी जिसमें आप हमें कुछ गाकर भी ज़रूर सुनाएंगे। जी जी जी। तो हमको बताइए कि जब से आपके गाने गली गली गूंजने लगे, उससे पहले कभी आपने ये सोचा था कि एक दिन आएगा जब इन्हीं बड़ी गायिकाओं की तरह पॉपुलर म्यूज़िक में आपकी भी आवाज़ें गली गली गूंजेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि प्लेबैक सिंगर ही नहीं बनना सोचा था। दिल्ली में शास्त्रीय संगीत सीखती थी, वही सुन के गज़लें गा के सुन के बड़ी हुई, तो वही एम था कि गज़ल गाऊं और क्लासिकल म्यूज़िक गाऊं और उसमें जितनी शोहरत हासिल कर सकती हूँ। तो ये तो नहीं सोचा था कि मतलब ऐसा होगा कि मतलब जो शोहरत मिली है और जो गाने पॉपुलर हैं कुछ और वो बजते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं सोचा था। जी जी। तो आप ने कहा कि आप दिल्ली में ही आप पैदा हुई। किस तरह का घर, आपका परिवार किस तरह का है जहाँ आपका जन्म हुआ? आप लोग कितने भाई बहन हैं और आपने पढ़ाई वगैरह क्या की? कुछ बातें तो सब लोगों को इंटरनेट और, लेकिन जिन लोगों तक इंटरनेट एक्सेस नहीं है उनके लिए हमारे लिए दोहराइए कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का है। तो मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस में काम करते थे, तो हम वो मीर दर्द रोड पर गवर्नमेंट फ्लैट्स थे उनमें रहते थे। और हमारी बड़ी फैमिली है, हम 5 बहनें और 1 भाई। मैं सबसे छोटी हूँ, इसलिए बहुत शरारती भी रही हूँ। और मम्मी पापा दोनों को, पापा को बहुत शौक़ था म्यूज़िक का, तो शादी के बाद मम्मी को भी काइंड ऑफ सिखाया। उनकी आवाज़ अच्छी आवाज़ थी, मेरी आवाज़ जैसी आवाज़ थी। तो हमारे घर में महफ़िलें रेगुलरली होती थी। इनफैक्ट हमारे जन्मदिन पर मतलब केक तो काटने का कोई रिवाज ही नहीं था, महफ़िल होती थी। और वो कुछ शाम को 7:30-8 बजे शुरू होकर सुबह 3-4 बजे तक चलती थी। और उसमें उनके फ्रेंड्स भी आते थे जो गाते थे। सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न के बहुत आर्टिस्ट्स आते थे। और पीछे भी कोठियाँ वहाँ इस तरह से है कि गवर्नमेंट फ्लैट्स हैं और पीछे वो कोठियाँ हैं। तो उन कोठियों में आई थिंक जो कथक केंद्र या डांस का एक कोठी में था, तो वहाँ डांस क्लासेस चलती थी। तो शाम को चुपचाप जाकर वो क्लासेस भी चुपचाप खिड़कियों में से देखते थे। तो माहौल पूरा म्यूज़िक का था, रेडियो था। इनफैक्ट कॉलेज तक रेडियो ही था घर में, एकमात्र साधन। तो उस पर विविध भारती भी नहीं चलता था, जो आपकी पसंद प्रोग्राम आता था उसमें फिल्मी गाने, और सुबह सबरस प्रोग्राम उसमें सेमी क्लासिकल म्यूज़िक, बाकी क्लासिकल। 8 बजे भूले बिसरे गीत, 6 बजे वंदना प्रोग्राम। तो ये सब सुनते थे। फ्राइडे को जो एक ख़ास एक नाटक होता था, हवा महल, इंस्पेक्टर ईगल। तो इस तरह से पूरा बचपन और वो गुज़रा। और मेरी जो बड़ी दीदी हैं वो गंधर्व महाविद्यालय में सीखती थी,
तो उनकी शादी 1976 में हुई। तब तक मैंने उनसे सीखा और वो मुझे जो एक उनकी इमेज है कि सुबह 4:30-5 बजे वो रियाज़ के लिए बैठ जाती थी तानपुरा लेकर के, तो वो रज़ाई में भी हम सो रहे हैं तो भी उनका रियाज़ चल रहा है। तो उस तरह का पूरा माहौल मैं कहूँगी कि म्यूज़िक का था। पापा को शौक़ था तो वायलिन भी कभी बजाते थे और एक बहन मेरी तबला बजाती थी, तो बहुत बार हम जो गाते थे महफ़िल में तो वो तबला बजाती थी उसमें साथ में, और 2 बहनें गाती थी। भाई सुनते थे। भाई ने कभी कुछ ऐसा सच नहीं किया, कभी तबला कोशिश किया नहीं। और मेरी जो यादें हैं कि गंधर्व विद्यालय की 4 दिन की वो कॉन्फ्रेंस होती थी, विष्णु दिगंबर जयंती, तो दीदी को पासेस मिलते थे तो मम्मी पापा जाते थे, मैं भी जाती थी। और हम रेलवे लाइंस क्रॉस करके मीर दर्द रोड से कमानी ऑडिटोरियम तक कोई रूट नहीं था, तो हम पैदल ही जाते थे। रेलवे लाइंस क्रॉस की, फिर बंगाली स्वीट या नाथू स्वीट्स पे रुक के चाट खिलाई जाती थी, फिर कमानी हॉल। और रात में ऑड आवर्स में जब आते थे तो आधे रास्ते चला के लाते थे पापा और फिर कंधे पे लेकर आते थे आधे रास्ते। और जो मुझे अजीब बात लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी रेजिस्ट नहीं किया वहाँ जाना। मैं जाती थी तो मुझे याद नहीं है, पर लगता है कि कुछ असर होता होगा तो वो सबकॉन्शियस में रह गया होगा। और फिर दीदी की शादी के बाद मैंने विद्यालय ज्वाइन किया 76 में, और 2 साल बाद मुझे वहाँ क्वायर में ले लिया गया। तो उस टाइम मैं यंगेस्ट मेंबर थी, सबका वेट करती थी साड़ी पहनने के लिए क्वायर के प्रोग्राम्स। और वहाँ से मैं बहुत घूमी विद्यालय से, और उधर से हम इनफैक्ट इंटरनेशनल फिल्म कोरल फेस्टिवल में फ़िलीपींस भी गए थे। और छुट्टियों में ये होता था कि हमारे घर से भेज दिया जाता था हमें बाल भवन सोसाइटी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, तो वहाँ भी बहुत एक्टिव थे। फिर 74 से मैं बहुत रेगुलरली जाती थी कि संडे जाते थे जब स्कूल शुरू हो जाते थे। वहाँ पे चाचा नेहरू के जन्मदिन के आसपास 1 हफ्ते का ऑल इंडिया कैंप लगता था, तो जितने जगह बाल भवन है वहाँ से बच्चे आते थे, तो उस टाइम घर से हमें रहने के लिए भी अलाउ करते थे। और मेरी बहनें भी जाती थी उसमें, फिर गज़लें मैं वहाँ गाती थी। तो मुझे हर जगह से वो एनकरेजमेंट मिला। और वहाँ से हम 1979 में ईयर ऑफ चाइल्ड में बल्गेरिया गए थे, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फेस्टिवल था वहाँ। कुछ 80 देशों के बच्चे थे, कुछ 10,000 के करीब आई थिंक। तो वो एक यादगार बहुत ट्रिप था। मोनास्ट्रीज़ गए, बैनर ऑफ पीस जगह गए, और भाषा नहीं आती थी, खाने की प्रॉब्लम होती थी, बट उसके बावजूद बच्चे इतने कम्युनिकेट कर लेते थे और प्रोग्राम्स में गाना। वापस आते थे तो उस टाइम हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी के पास मिलने जाते थे, और बहुत अच्छा लगता था कि वो पूछती थी कौन सी गज़ल गाई, और फिर गज़ल का शेर बताओ तो वो वहाँ करती थी, अच्छा राग कौन सा गाया। तो उस तरह की बातचीत, और वो बाल भवन में भी आती थी। तो ये इस माहौल में बचपन गुज़रा। स्कूल की मेरी ठीक ठाक यादें हैं कि शुरू में अच्छी थी, फिर मैं जब बहुत जाने लगी तो 11th-12th में कोई बहुत ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था। टीचर्स को लगा शायद कि अमूमन कम बात करती थी तो उन्हें लगा शायद घमंड हो गया या कुछ, 1-2 बार कुछ सच बोल दिया, कोई चीज़ नहीं ठीक लगी, तो फिर बहुत अजीब सा वो माहौल। वो 2 साल कोई बहुत ख़ास नहीं गुज़रे। कॉलेज में बहुत अच्छी यादें हैं। हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया तो भाई जी ने विद्यालय में कहा कि 12th तक मैं क्लियर थी कि मुझे म्यूज़िक एज़ प्रोफेशन लेना है, तो उन्होंने कहा कि मैं BSc ढूंढ रही थी मजबूरी में, और किसी एक दौलत राम या कहीं पे एडमिशन की फाइनली हुई बात, तो उन्होंने कहा तुम कहाँ वक्त बर्बाद कर रही हो, तुमको तो म्यूज़िक ही करना है, तो तुम फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक में जाओ और ऑनर्स में करो, BA ऑनर्स म्यूज़िक में करो। तो मैंने कहा ठीक है, तो फॉर्म वगैरह भरा और सब लेट हो गया था, बट उस टाइम वो शत्रुघ्न शुक्ला वो थे डीन, और भाई जी के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, और विद्यालय में सिखाते थे पंडित वसंत ठकार, तो उनसे मैं भी सीखती थी। और वहाँ वो लेक्चरर भी थे सीनियर यूनिवर्सिटी में, तो बाकायदा उस वजह से वो ऑडिशन हो गया, बाकायदा 3-4 लेक्चरर्स बैठते थे और फिर आप गाते हैं,
तो उस वक्त मुझे याद है कि मैंने 82 में गाया था राग पूरिया धनाश्री, जो ठकार जी से सीखा था। तो एडमिशन मिल गया। अब वो एडमिशन तो इसीलिए लिया था डिग्री के लिए, और फिर मैंने गुरुजी से, पंडित अमरनाथ जी से सीखना शुरू किया नवंबर में। तो फिर मैंने विद्यालय जाना बंद कर दिया और गुरुजी से सीखना शुरू किया। और मैंने कभी वो छुपाई नहीं थी बात, क्योंकि मुझे हमेशा एक घरानेदार गायकी भी सीखनी थी। और गुरुजी की एक इमेज बचपन से थी। मैंने उनका प्रोग्राम सुना था ऐवान गालिब ऑडिटोरियम में जब मैं 8 साल की थी। तो उनकी एक इमेज, वो कैसे स्टेज पे बैठे हुए थे, वो मेरे दिमाग में थी और धीरे धीरे वो क्लियर होती गई। फिर मैंने 81 में आई थिंक दूरदर्शन ने एक ऑल इंडिया म्यूज़िक कंपटीशन किया था, उसमें पार्टिसिपेट किया था और उसमें गुरुजी जज थे, वन ऑफ द जज। तो हर बार वो कहते थे कि तुम खाया करो चुया जैसी हो। तो वहाँ से मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ी और मंडी हाउस में प्लेस करने जाते थे तो वो दिखते थे, तो उनसे दुआ सलाम होती थी और वो हमेशा नोटिस करते थे और हमेशा जवाब देते थे। तो कहीं वो हिम्मत रही। और एक दिन फिर मेरे पापा ने कहा कि तुम रियाज़ नहीं करती हो ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि तुम छोड़ दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं कॉलेज के बहाने निकली, जा रही हूँ और फिर गुरुजी के पास आई, वो फॉर्म वगैरह भर के ले गई। तो उनकी जो क्लास में आखिरी जो स्टूडेंट ने गाया, देन ही सेड कि ये अच्छा, मैंने कहा सीखना है मुझे। तो कहा अच्छा ये जो गा रहे थे अभी तुम गाओगी? तो मैं कहा मैं कोशिश करती हूँ। तो आखिरी कुछ तान थी और फिर वो तान गाई मैंने, कम स्पीड में लेकिन हूबहू वैसे गा दी। तो उन्होंने ऐसे सबको देखा, बहुत एकदम चमक आँखों में, और फिर फॉर्म लेके पास बुलाया। अच्छा क्या कर रही हो? अभी फर्स्ट ईयर में आई हूँ म्यूज़िक ऑनर्स। तो ग्रेजुएशन के बाद सीखो। मैंने कहा नहीं अभी सीखना बहुत वक्त हो जाएगा। बोले कहाँ, छोटी से वो पहले भी कहा था खाना खाया करो। खैर फिर उन्होंने मुझे हफ्ते में 2 दिन के लिए टाइम दिया। और गुरुजी ऑब्वियसली सीखे हुए स्टूडेंट्स लेते थे, सिर्फ 15 मिनट सिखाते थे, लेकिन बाकी क्लास में हम बैठे रहते थे। तो कॉलेज जब तक था तब तो मैं शाम को ही जाती थी। 85 कॉलेज पास करने के बाद मैं फिर सुबह, तब तक सुबह की क्लास हो गई थी उनकी, तो सुबह जाके 10 बजे से और 1-1:30 बजे तक बैठती थी। तो जो बाकी भी सीखते थे उसमें भी बहुत सीखने को मिलता था। और जो 15 मिनट वो अकेले सिखाते थे, वो मेरा तो रियाज आज तक पूरा नहीं होता। तो ये मेरा दिल्ली का माहौल था। और प्रोग्राम्स करती थी, टीवी के लिए कुछ किए, और उस बीच में जहाँ से आपकी मेरी मुलाकात का आपने कहा वाला था। जी, हाँ। तो ऑल इंडिया रेडियो मैंने 76 में ही ऑडिशन दिया था बाल कार्यक्रम के लिए, मेरे फादर के साथ गई थी। और BR नागर अंकल प्रोड्यूसर थे, तो उनका कोने का रूम और उसमें बच्चे भरे रहते थे। और पेरेंट्स फिर जब वो सुनते थे तो पेरेंट्स को बाहर कर देते थे कि आप लोग बाहर रहिए। तो मैंने भी ऑडिशन दिया था और वहाँ से मतलब वो एक अलग ही जर्नी मैं कहूँगी मेरी हुई नागर अंकल के साथ। तो मेरा म्यूज़िक का जो कुल मिलाकर ये माहौल दिल्ली में रहा है। और फिर उनके थ्रू कुकू आंटी से कुकू माथुर, उनके सीरियल में गाना, पहला CD, पहला कैसेट उन्होंने बनाया। संतोष कुमार कंपोज़र सिंगर थे, उन्होंने वो कंपोज़ की थी गज़लें, अंकल ने छांटी थी। तो यहाँ पर ये हम ज़रूर चाहेंगे कि 2-1 मिनट ज़रूर रुककर BR नागर जी के बारे में कुछ ऐसी कोई याद आपको हो जो आप ताज़ा करना चाहें, क्योंकि बाद में तो रिटायरमेंट के बाद भी इतने बरस तक वो कुछ लिखते रहे, चाहे वो गज़लें लिखते रहे, नज़में लिखते रहे और आर्टिकल्स लिखते रहे। वो एनर्जी लेवल मैंने तो देखा है। फिर उन्होंने एक दिन आप ही का गाई हुई उनकी गज़ल मुझे ऐसी सुनाई, हालांकि वो शायद रिलीज़ वगैरह नहीं हुई, रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैंने सिर्फ वो जब कंपोज की थी तो उन्हें फिर भेजा मैंने कि अब हो नहीं रहा, उनकी तबीयत पीछे ख़राब रहती थी, तो उन्हें भेजा कि आप यही सुनो, तो उन्हें वही बहुत अच्छा लगा। और इनफैक्ट मैं अभी कुछ किताबें वगैरह देख रही थी, उसमें भी वो हाथ से लिखकर उन्होंने मुझे पूरी गज़ल का अपना वो दिया था। तो वो उसमें के प्रिय रेखा के लिए और जन्मदिन पे हमेशा कुछ लिखकर भेजते थे, बात होती थी रेगुलरली। अंकल से तो मतलब मैं ये कहूँगी कि
मेरी ज़िंदगी में एज अ पर्सन और एज एन आर्टिस्ट उनका जितना योगदान है, मतलब मेरी ज़िंदगी में ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और नागर अंकल का ख़ास तौर पर, क्योंकि पहले मैं गाने के लिए जाती थी रेडियो पर, और मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली उन्होंने बुलाना शुरू किया, जो अलग से भी गाने रिकॉर्ड होते थे। तो सोडी साहब थे, वो मेरे लिए स्पेशली कंपोज करते थे, पियानो बजाते थे, और सुरजीत जी और जो मैंडोलिन वाले, उन सब के साथ मैंने काम किया। तो मेरी वो सारी ग्रोथ, और अंकल ने फिर जब 79 में हम गए बल्गेरिया, आने के बाद उन्होंने कहा कि तुम एक प्रोग्राम में आओ, संडे वाले प्रोग्राम में, और आकर हम इंटरव्यू जैसा करो। तो उसमें जाके पूरा लिख कर ले गए, फिर सवाल हुए, किया, और वहाँ से सिलसिला हुआ कि अंकल ने कहा कि अच्छा किसी किसी संडे वो एंकर के बतौर आओ। तो देवेंद्र सक्सेना थे, वो ऑल इंडिया रेडियो के स्टाफ में थे, वो भैया थे, और मेरी मुलाकात हुई शाजी से, शाजी जमा। तो करीब करीब शाजी कुछ महीने पहले आए होंगे, और हमने साथ साथ शुरू किया। एक दिन अंकल के जाने के बाद हम लोग बात कर रहे थे, तो पूरी वो यादें ताज़ा हो रही थी। तो वहाँ पर हमने वो शुरुआत किया। शाजी पहले से थे, शाजी बहुत अच्छा करते थे। फिर जब तब आप लोगों की उम्रें कितनी कितनी रही होंगी, क्योंकि बच्चों का प्रोग्राम वो बाल जगत 76 में तो मैं 12 साल की थी, और फिर 79 में मैं 15 साल की होगी। तो तब मैंने शुरू किया। तो भैया होते थे, फिर इरफान बेग भैया होते थे, उनके साथ करते थे, और वो साइंस में बहुत, मतलब साइंस के ही थे, वो पढ़ाते थे, तो उनका साइंस का बहुत अच्छा दिमाग था। शाजी भी बहुत इंटेलिजेंट, मैं सबसे बेवकूफ़ और एकदम बुद्धू, तो वो मेरा बहुत खींचते भी रहते थे वो लोग बीच बीच में। और मेरी एक था कि मुझे हंसी आ जाती थी, तो फिर मैं रुक नहीं पाती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि कोई रिकॉर्डेड वो चल रहा है, तो देवेंद्र सक्सेना भैया कोई जोक ऐसा सुना देते थे कि माइक ऑन हो गया और मेरी हंसी नहीं रुक रही, और उधर से अंकल ऐसे कर रहे हैं, ऐसे इशारे कर रहे हैं, और यहाँ कुछ हो नहीं पा रहा। तो वो सब होता था, और बहुत उसमें इतनी ग्रोथ हुई कि उसमें हम अलग अलग किताबों की बात करते थे, और आर्कियोलॉजी की बात होती थी। मुनीस रज़ा आते थे, वो बताते थे, और एक साहब आते थे जो वो शेरों के, टाइगर्स के लिए बहुत काम करते थे, तो वो उस बारे में बात करते थे। आओ कहानी बनाए होता था, कविता, नजरुल गीति, रविंद्र संगीत, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अंकल अपने आप में एक यूनिवर्सिटी रहे हैं। बिल्कुल। जो ग्रोथ उनके साथ हुई है, और मेरे ऊपर और शाजी के ऊपर उनका बहुत ही प्यार था, आई थिंक शुरू से, और बच्चों के साथ, सबके साथ ही था। आई थिंक वो, मतलब वो बोलते थे ना कि मैं 80 साल का बालक हूँ। बालक नाम भी बालक राम नागर, तो बोलते थे कि मैं 80 साल का बालक हूँ। तो फिर धीरे धीरे ये हुआ कि वो हमारे प्रोग्राम्स भी ज़्यादा होने लगे। जितने बच्चे होते थे, नंदिता दास भी करती थी, तो उतना डिवाइड हो जाता था कि पहले एक एक संडे, फिर 2 संडे, फिर 4 संडे का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। पैसे भी बढ़ते गए, पहले गाने के 15 मिलते थे, 50 और 100, तो 500 रुपये महीने के मिलना बहुत बड़ी बात होती थी उस वक्त में। कॉलेज में आके मैं अपना ख़र्चा खुद करती थी, तो मुझे वो फीलिंग बड़ी अच्छी होती थी। और अंकल प्रोग्राम के बाद कैंटीन का हमारा वो एकदम मंदिर में जाने जैसा होता था, और वो नाश्ता अंकल की तरफ से होता था, दाल वड़ा, समोसा, उसके साथ सादी ब्रेड ली जाती थी, और ब्रेड पकोड़ा, इस तरह की चीज़ें। और मैं आज तक भी अगर मैं समोसा खाती हूँ तो मैं अंकल के तरीके से खाती हूँ, कि वो सब्ज़ी की तरह खाते थे, कि एक ब्रेड स्लाइस का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, समोसे को तोड़ा, ऐसे लगाया, चटनी लगाई, तब खाया। इडली, तो वो हमारा संडे का आधा 1 घंटे का अंकल का नेक्स्ट कमिटमेंट तक वो एक ज़रूरी रिचुअल था। शाजी, मैं, भैया और इंदिरा जी उसी रूम में बैठती थी, तो अगर वो फ्री हैं तो वो कभी आ जाती थी, और कोई प्रोड्यूसर। इनफैक्ट अंकल, फिर ये भी होता था कि उसके बाद मेरी क्लास भी होती थी कि अब बैठो हारमोनियम लेकर के, और गज़ल कोई गाती थी तो उसमें वो ठीक कराते थे कि कैसे ये लफ्ज़ जो है आकार का है, तो आ लंबा करना है, ये छोटा करना है,
ये ऐसे बोलना है। और मैंने अंकल को तंग भी बहुत किया है, मतलब जानकर नहीं। जो संडे का प्रोग्राम होता था तो फिर हम अकेले भी करने लगे थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं अकेले कर रही हूँ, शाजी अकेले कर रहे हैं। तो उस टाइम तक मैं विशाल को डेट कर रही थी। फिर तो विशाल दिल्ली शिफ्ट कर गए थे, तो वो सुबह मुझे छोड़ने आते थे। तो मैं पहाड़गंज। कहाँ से दिल्ली शिफ्ट किए? मेरठ से। मेरठ से। तो विशाल कॉलेज में थे दिल्ली में, और फिर मेरठ से शिफ्ट कर गए दिल्ली। तो मैं पहाड़गंज में, तब तक हम शिफ्ट कर गए थे रिटायरमेंट के बाद पापा की। तो पहाड़गंज से पहले वो पीछे रहते थे चित्रगुप्ता रोड पर, वहाँ रिक्शा करके जाती थी। फिर उनके साथ रेडियो पे जाती थी। वहाँ हम फिर वो UNI की कैंटीन थी कि वो क्या खाएंगे तो हम वहाँ नाश्ता करते थे। उतने में देर हो जाती थी, कुछ भी कर लें तो भागते दौड़ते पहुँचती थी। और अंकल ने पास वास का सारी वो एंट्री का सब वहाँ वेट कर रहे होते थे, वो इंतज़ाम करा देते थे। तो महीने में 5 संडे अगर हैं तो 2 संडे ऐसा ज़रूर होता था। और वो बेचारे बहुत परेशान के बस 1 मिनट रह गया, 1.5 मिनट, और सिक्योरिटी सब इतना प्रोटोकॉल होता था उस वक्त भी। और वो कागज़ पे लिखकर भी बहुत बार तैयार करके रखते थे कि ये प्रोग्राम है, 2 लाइन लिख दी है मैंने, ये कर दिया है। और मैं बहुत बार शुरू में होता था कि कैंपा कोला बोल दिया तो बोलते थे अरे अरे अरे, फिर बाद में बोलते थे हिंदी में आ जाओ बेटा। हाँ हिंदी में आ जाओ। उनका एक बहुत तकिया कलाम था, हिंदी में आ जाओ, अब बेटा हिंदी में आ जाओ। और एक बार मैंने जैसे मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से, शेख सादी के किस्से, सत्यानंद जावा आते थे वो सुनाते थे। तो उसमें मैंने गालिब देख रही थी शायद मैं उस टाइम पे, तो मैं नसीरुद्दीन शाह बोल दिया। अच्छा। फिर रिकॉर्डिंग चली तो अंकल आए, बेटा मुल्ला नसरुद्दीन। तो उस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती थी। और अंकल के साथ ये था कि उन्होंने बहुत, मतलब मुझे कभी डांटा नहीं, और मैंने जनरली नहीं देखा उन्हें डांटते हुए, पर झल्लाते थे कई बार किसी पर। कभी मतलब बहुत ही किसी ने परेशान किया तो झल्ला करके थोड़ा सा बोले, बेटा थोड़ा ध्यान दे लेंदे है ना, ऐसे कुछ पंजाबी और वो मिक्स उनका चलता था। और बाद में हम व्हेन वी लुक बैक, अंकल को बॉम्बे बुलाया मैंने और कुछ हफ्ते भर रहे थे वो, तो हम बहुत टाइम स्पेंड किया। बीच पे गए तो बहुत बातें पूछते, बात करते थे। तो तब तक थोड़ी बात करनी आ गई थी मुझे। तो यही बोलते थे कि मतलब कुछ हमारा ख़ास ही रिश्ता है। कहते क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि ऐसा नहीं है, तुमने तो काफ़ी ऐसे किस्से किए कि डांट पड़ सकती थी, पर मेरी तरफ से कभी डांट ही नहीं आई। तो उन्हें लगता था कि कुछ किसी और जन्म का भी रिश्ता रहा है। और वो रिश्ता मतलब समहाउ मेरा, शाजी और उनका हमारा ताल्लुक़ भी रहा आखिर तक। तो हम मतलब घर भी जाते थे जब वो सरिता विहार से ग्रेटर नोएडा शिफ्ट कर गए। शाजी और मैं सुबह सुबह चले गए, आलू के पराठे खाए। सरिता विहार तो काफ़ी चली जाती थी मैं, यहाँ कम हुआ। और फिर जो आखिरी मुलाकात हुई उनसे वो 2019 में मैं प्रोग्राम करने आई थी दिल्ली में। 2 प्रोग्राम्स किए थे मैंने, और फिर मैं 2-3 दिन एक्स्ट्रा रुक के एक दिन, तब तक अंकल का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था। नहीं तो मेरा कोई प्रोग्राम हो दिल्ली में और वो ज़िद करके आते थे, और मैं कहती थी आप परेशान हो गए, आप क्या कर रहे हो, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँगी, आप रहने दो, नहीं आना है। फिर हमने 2-3 साल से बताती नहीं थी मैं प्रोग्राम के बारे में। तो उस दिन मैंने फिर जहाँ होटल में रुकी थी उनके लिए एक छोटी सी चाय पार्टी की, व्हील चेयर वगैरह सब इंतज़ाम कर दिया था कि आने लायक रूम तक आ जाएं। और बैठे रहे वो एकदम, और हम लोग बातें करते रहे। कुक्कू आंटी आई, इंदिरा माथुर, शाजी, उनकी फैमिली, अतुल भैया, सब लोग आए। और बहुत ज़्यादा उस दिन इतना एंजॉय किया, इतनी बातें याद की, इतना कुछ शेयर किया। और इंदिरा जी, कुक्कू आंटी वगैरह सबके साथ बहुत सालों बाद मिले थे। और अंकल से भी, वो सब भी काफ़ी अरसे बाद मिले। तो वो एक बहुत ही यादगार मुलाकात थी। और सच बात है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सच कहा कि वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था की तरह उन्होंने काम किया। और शायद ऑल इंडिया रेडियो के आखिरी वो कोई ऐसे एक पिलर की तरह हम लोगों के बीच मौजूद थे। आई थिंक हमने यही सीखा उनसे कि इतना सेल्फलेसली उन्होंने काम किया। तो वो मुझे लगता है कि ये चीज़ उनसे कहीं इम्बाइब हुई वो अपने अंदर भी।
तो अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बातों का रुख मोड़ेंगे। अच्छा, तो ये सब करते हुए जो पंडित अमरनाथ जी के साथ जो आप सीख रही थी, तो आप अपनी गायकी को किस तरफ मतलब आपने अपने अंदर धीरे धीरे करके और ख़ुद गुरुजी के बताने पर आप किस तरह की गायकी की शैली में अपने को मांझ रही थी? जी, तो गुरुजी उस्ताद अमीर ख़ान साहब के शागिर्द थे, तो इंदौर घराने की गायकी, और मेरी बहुत टेक्निकली या उस तरह कोई बहुत समझ नहीं रही है थियरी वाइज भी। मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, बट मैंने एमए नहीं किया, इसीलिए कि बहुत वक्त मुझे लगता था कि वो ज़ाया होता था, और वहाँ मतलब ज़ाहिर है ऐसी जगह में कहीं भी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स, मतलब थोड़ी मैं मेलो करके बोल रही हूँ, तो पॉलिटिक्स होती है, बहुत लेक्चरर्स, आपको 11, 12, 14 लोग सिखा रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। और सीनियर उसमें जैसे LK पंडित साहब की क्लास में मुझे अच्छा लगता था, लेकिन 45 स्टूडेंट्स होते थे, तो एक आलाप कर पाते थे एक क्लास में हम लोग। तो मैं वहाँ अमूमन क्लासेस ही नहीं करती थी, और मुझे क्योंकि गुरुजी से सीखती थी तो मेरी तैयारी वो अच्छी रहती थी, और कुछ क्लासेस अटेंड भी करती थी, और बहुत बोरिंग होती थी क्लासेस सच बताऊँ तो गुरुजी के साथ वो सारी ट्रेनिंग होती थी कि जैसा कि मैंने कहा कि वो स्पून फीडिंग में नहीं बिलीव करते थे, और बहुत हमको उन्होंने बहुत टूल्स दिए। जब वो सिखाते थे तो सबसे पहली बात उन्होंने कही थी कि ख़ुद को सुनने का रियाज़ सबसे पहले करना है। तो मैंने वो फॉलो किया, मैं आज तक भी फॉलो करती हूँ। और वो उसमें फिर जब हम गाते थे तो जिस तरह वो हमारी बातों को सुलझाते थे, जो गलती होती थी या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो जिस तरह वो ठीक कराते थे कि इसको लंबा कर लो, इस सुर को, तो इस पे आके जब ठहरोगे तो ठीक होगा। जैसे नागर अंकल लिरिक्स में बताते थे, ऐसे गुरुजी गाने में उन्होंने बताया। और पलटे की एक सीरीज़ उन्होंने हमारे लिए बनाई थी, वो एक राग में शुरू कराते थे और फिर बताते थे कि कैसे हर राग में आप उसको अप्लाई कर सकते हो। और वो फिर उसमें उनका था कि जितने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बनेंगे उतना मटेरियल आपके पास है रियाज़ करने के लिए, और ख़ुद एक्सप्लोर करना। जैसे मुझे शुरू से ऐसे लगता था कि मेरा जो मतलब ये सब मैं अब बाद में मुझे समझ आई है, उस टाइम मुझे समझ नहीं थी, पर मुझे आलाप स्लो रेंडिशन ज़्यादा पसंद थी। मुझे ताने या फास्ट या बहुत ताल में, उससे मुझे तकलीफ़ होती थी, मैं गलत ही करती थी, उस तरह की प्रॉब्लम होती थी। तो गुरुजी ने उसी में ज़्यादा तराशना शुरू किया। उनको भी था मेरा आलाप अच्छा है, ठहराव है और क्लैरिटी है कि गज़ल, मुझे इसलिए गज़ल गाना भी अलाउड था। उन्हें मेरी आवाज़ अच्छी लगती थी। मैंने कभी इमिटेट नहीं किया किसी को, ना लता जी से मैं बहुत मुतासिर रही हूँ, और प्लेबैक सिंगिंग में मैं कहूँ कि उनके गाने मुझे सबसे ज़्यादा असर करते हैं। पर मैंने उनके जब मैंने उन्हें करीब से देखा रिकॉर्ड करते हुए गाना, तो जो उनकी तैयारी है या वो लफ्ज़ों को याद करके आती हैं, उनको कैसे बोलती हैं, मैंने वो चीज़ें उनसे सीखी। लेकिन मैंने उनकी आवाज़ को कभी भी कॉपी नहीं करने की कोशिश की। किशोरी मोनकर का गाना बहुत पसंद रहा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं चाहा कि उनके जैसे साउंड करें। ये लगा कि उनके जैसा मयार हो गाने में, लेकिन कभी ये नहीं मन किया कि उनकी जैसी आवाज़ वैसी लगे। तो मैं शायद अपनी आवाज़ से कहीं खुश थी बचपन से कि जो आवाज़ मिली है, रेंज कम है, इसी को जितना निखारा जाए। और सच कहूँ तो मुझे प्यार बहुत मिला। जब मैं विद्यालय में सीख रही थी तो भाई जी भी सिखाते थे, भैया मधुप मुदगल वो भी सिखाते थे, भाभी जी भी सिखाती थी, ठकार जी भी सिखाते थे। और इनफैक्ट भाई जी ने 1978 में बच्चों का भी क्लासिकल प्रोग्राम शुरू किया, तो मुझे स्पेशली सिखाया उसके लिए, और मैंने राग जय जयवंती गाया था। तो वहाँ से वो शुरुआत हुई। बहुत एनकरेज किया, मतलब मैंने इतना सीखा। भैया कुमार जी के पास सीखते थे, कुमार गंधर्व जी से, तो आके रियाज शेयर करते थे। तो वो बोलते थे कि ईकार उकार सुर में करना है, तो मैं आज भी वो करती हूँ।
तो व्हेन आई लुक बैक, मैंने विद्यालय से भी बहुत सीखा है। तो वहाँ पे रियाज़ करने के लिए चली जाती थी और छुट्टियों में सुबह 8 साढ़े 8 पहुँच के और 1 बजे तक, और खाना भी वहाँ खाते थे। संडे को रिहर्सल्स होती थी। और फिर जब गुरुजी के पास आई तो यही समझ आया कि वो सीखे हुए स्टूडेंट्स क्यों लेते थे। गुरुजी के साथ मुझे बिल्कुल बात करनी नहीं आती थी। आई थिंक ही वॉज 57 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई वाज 18 ईयर्स ओल्ड। तो वो गैप, लेकिन वो बहुत कंफर्टेबल फील कराते थे और मैं जब बोलती थी तो उटपटांगी बातें करती थी। बट उन्होंने कभी जज नहीं किया। ही लेट मी बी, कभी डांटा नहीं। मुझे कहीं डांट नहीं पड़ी समहाउ, पता नहीं मेरे गाने की वजह से, जिसका मुझे कोई ऐसा एहसास नहीं था। लेकिन सिंसेयर थी। और गुरुजी के पास जाकर तो मैं कितनी बार रियाज़ भी नहीं करती थी, और जब वो करते थे तो खुश होते थे। तो फिर मैंने सच बहुत बोल देती थी। तो मैंने कहा मैंने पर रियाज़ नहीं किया। बोले मुझे पता है। मैं कहा आपको कैसे पता? कहते तुम जब रूम्स में आती हो तो मैं ये भी बता सकता हूँ तुमने क्या खाया है, क्या सोच रही हो। तो वो बिकॉज ही वॉज अ फिलोसोफर, बहुत पढ़ते थे। वो एक किताब की बात करते थे, जियां क्रिस्तोफे रोमे रोलैं की, और वो बोलते थे कि वो किताब पढ़ो। तो मेरे पास आज भी वो कॉपीज़ हैं। मतलब वो किताब पढ़ो तो उसमें बहुत डिटेल में है, और वो उनके लिए बाइबल की तरह था। बोलते थे कि मैं रात को मेरी नींद खुल जाए तो मैं कहीं से भी वो खोलता हूँ। पता नहीं कितनी बार उन्होंने पढ़ी होगी, और बाकी किताबें भी। मतलब अब मैं जब देखती हूँ तो ये लगता है कि वो सूफियाना कलाम भी बहुत गाते थे। तो उनका जो वो सारा रंग था, लाहौर से थे पैदाइश, फिर यहाँ आए, और लिरिक्स की बहुत इम्पोर्टेंस मतलब उनके लिए बहुत अहम थी। वो बोलते थे कि बहुत लेगडेम्स किए उन्होंने इस पर के लिरिक्स क्लासिकल म्यूज़िक में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि बस उसमें आप वर्ड्स ना समझ आए तो चलता है, नहीं। उन्होंने कितने सारे बंदिशों को कंप्लीट किया, लिरिक्स को करेक्ट किया, और ख़ुद उन्होंने करीब 250-300 बंदिशें लिखी और कंपोज़ की, जो इंदौर घराने में उन्होंने कंट्रीब्यूट की। म्यूज़िक भी किया उन्होंने चोली दामन में, उसमें भी गवाया। उनके साथ मतलब बहुत अलग ग्रोथ हुई, जो मुझे लगता है कि उनके जाने के बाद और ज़्यादा वो समझ आती है। जब मेरी मैच्योरिटी बढ़ी, मुझे गाने की थोड़ी सी समझ आनी शुरू हुई, तो जब मैं रियाज़ करना शुरू किया तो वो जो बातें वो बोलते थे वो सारी याद आती हैं। अभी भी जब रियाज़ करो तो कुछ चीज़ें भूल गई हैं, पर रियाज़ करने बैठे और गुरुजी को याद किया और वो चीज़ें याद आने लगती हैं। मुझे याद है कि मैंने युवा महोत्सव में परफॉर्म किया था साहित्य कला परिषद का 1986 में। तो तोड़ी राग तैयार कराया था उन्होंने, मियाँ की तोड़ी, और मैं इंतज़ार कर रही थी। तो संडे था, तो नॉर्मली जाते नहीं बाहर, पर बोले मैं आऊँगा ज़रूर। और प्रोग्राम के लिए आए, और जैसे ही मैं बैठ गई थी स्टेज पर, और जैसे ही मैंने उन्हें देखा और मुझे एकदम सुकून आ गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो मैं सुनती हूँ कि गुरु बैठे हैं तो सब डरते हैं, पता नहीं मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी, क्योंकि बहुत बहुत प्यार करते थे और बहुत एनकरेज करते थे। और फिर हम भारतीय कला केंद्र से श्री राम सेंटर तक आते थे, बस स्टॉप तक उन्हें छोड़ने। तो वहाँ जो उस वक्त में जो बातचीत होती थी, कभी वो पान खाते थे तो पान खिलाते थे, पीछे रविंद्र भवन जा कर के वहाँ से लेते थे। और उस टाइम पे बहुत क्वालिटी बातें होती थी, कई बार अकेले भी होते थे। तो उसमें एक बार उन्होंने कहा कि ऐसा बहुत कम होता है जहाँ शिष्य को गुरु सही वक्त पे मिले और गुरु को शिष्य सही वक्त पे मिले। तो वैसा हुआ है, तो लेट्स मेक मोस्ट ऑफ इट। राग पूछते थे वो कितनी बार, और मुझे हमेशा कोमल सुरों वाले राग बहुत पसंद आते थे। तो मैं वो राग उन्हें बताती थी कि मुझे ये सीखना है, अब ये सीखना है, और सिखाते थे। किसी दिन कोई बंदिश में सुना और बहुत रोई मैं, तो रोने देते थे। फिर बोलते थे कि बहुत अच्छा साइन है। जब आप म्यूज़िक सुनकर या कोई भी आर्ट, फाइन आर्ट्स की किसी फॉर्म को देखकर, सुन के अगर आपको रोना आता है, मतलब आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप वो कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें, और जो गाने को, राग को खोलने का सिखाते थे वो, कि एक एक सुर में कैसे बढ़त करनी है, एक एक सुर कैसे आगे बढ़ना है, और बंदिश के बोल कैसे लेने हैं,
कैसे तान को आलाप कर देना, आलाप को ही तान में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली जो वो टूल्स दे गए हमें, वो आज तक काम आ रहे हैं। तो यहाँ पर गुरुजी की सिखाई हुई बंदिशों में से कोई एक छोटा टुकड़ा हमको गाकर सुनाइए। एक तरह से गुरुजी की एक स्मृति को एक श्रद्धांजलि भी हो जाएगी, और फिर हम लोग मुंबई की तरफ बढ़ेंगे कि आप फिर दिल्ली से विशाल जी के साथ मुंबई आ गई, फिर हम वहाँ पहुँचेंगे। जी ठीक है। तो फिलहाल मैं शिवरंजनी की एक बंदिश छोटी सी सुनाती हूँ उनकी। ये उन्हीं की लिखी हुई है और उन्हीं की धुनबद्ध की हुई है। हर तोरी सुधिया वे, तोरी सुधिया वे, दिवसा जब रैन लगे, दिवसा जब रैन लगे, रैन बहकावे, तोरी सुधिया वे, सांझे के सास मोरे, सांझे के सास मोरे, आंगना महकावे, तोरी सुधिया वे, तोरी सुधिया वे। क्या बात है। अच्छा, तो फिर ख्याल के अलावा ये जो सेमी क्लासिकल, ठुमरी, दादरा और बाकी जो चैती वगैरह, उसमें भी लगता है आपका काफ़ी मन रमा होगा, क्योंकि आपका जो आपकी जो वॉइस का टिम्बर है वो उसके बहुत पास है, बहुत मतलब लगता है कि उसके लिए वो अजनबी नहीं है, मतलब। हाँ, मैंने भी बाद में डिस्कवर किया, उस टाइम तो नहीं गाती थी। गुरुजी ने काफ़ी वगैरह सिखाई या भजन सिखाया, सुनते बहुत थे। लाइक रेडियो में कहा तो बेगम अख्तर साहिबा की गज़लें, ठुमरी, गिरजा देवी जी, शोभा गोटू, सिद्धेश्वरी जी, सभी का मतलब सुना। म्यूज़िक सुनने को बहुत मिला, और मुझे लगता है कि जब वो मौका मिला तो कहीं वो सबकॉन्शियस में जितना बैठा था उसको वो एक्सप्रेशंस मिल गए। तो वो बहुत बाद में मैंने डिस्कवर किया, ऑलमोस्ट 2005 में कहूँगी, नमक इश्का से। नहीं तो उससे पहले मुझे भी लगता था कि गज़लों में सोज है, तो मेलनकली कहीं थी, आई थिंक एक आर्टिस्ट में होती ही है इन जनरल, तो उसमें अच्छा लगता था। तो वो सुकून वाला भी आई थिंक, और कहीं कि करते रहें ऐसे ही। तो उसमें गज़लें बचपन से गाती थी, तो गज़लें मुझे मधुरानी फैज़ाबादी जी की बहुत पसंद थी, जो रेडियो में सुनती थी, उनका जो ईपी था उसमें। और मेरी बड़ी बहन वो गज़लें गाती थी, मैंने तो बहुत बाद में उनको गाना और तैयार करना शुरू किया। फिर गज़ल और ठुमरी का ये रहा है, वरना ख़याल का मेन था, क्योंकि विद्यालय में भी वही सिखाया जाता था और गुरुजी से भी वही सीखा। पर गुरुजी को गाते सुना, जब बाद में सीपीसी वगैरह के प्रोग्राम वगैरह किया तो उसमें उन्होंने काफ़ियाँ भी गाईं, ठुमरी भी गाईं, और बाकी लोगों को भी सुना। तो वो कहीं आई थिंक उसका असर ज़्यादा रहा। जी। तो इस तरह से दिल्ली से जब आप मुंबई आई, तो दिल्ली में तो एक अलग तरह का कल्चरल माहौल, वहाँ बहुत सारे ऑडिटोरियम्स और ऐसी इवेंट्स, फिर रेडियो और दूरदर्शन, ये सब। मुंबई में चूँकि ख़ुद विशाल प्राइमरली फ़िल्मों के लिए कर रहे थे, फिल्में बना रहे थे, म्यूज़िक कर रहे थे, आपके लिए वो स्कोप कम हुआ मुंबई आकर अपनी गायकी का वो रंग जो आप इतने बरसों से कर रही थी, वो कुछ क्या हुआ? आई थिंक वो माहौल तो मैं आज भी मिस करती हूँ, जो मेरा दिल्ली में एक सर्कल था या दिल्ली में एक माहौल था। मेरे जितने जो गुरु बहन वगैरह हैं वो सब दिल्ली में ही मेजरली हैं, जिनसे मैं कुछ से अभी भी कनेक्टेड हूँ। मेरी एक स्पिरिचुअल मेंटोर कहें और गुरु बहन हैं,
निशा महाजन, और वो दिल्ली में हैं। और मेरे गुरुजी के बाद मैंने जिनसे सीखा अमरजीत कौर दीदी, जो वो भी दिल्ली में रहीं, अब वो स्विट्ज़रलैंड में रहती हैं। वो गुरुजी की सीनियर डिसाइपल। तो गुरुजी जब 96 में गुज़र गए, उसके बाद मैंने दीदी से शुरू किया सीखना। अभी भी हम कई बार फ़ोन पे बात करते हैं, तब सीखते हैं। वो आती हैं तब मुलाकात होती है तो मैं सीखती हूँ उनसे। लेकिन वो सिलसिला फिर भी रुक गया है कहीं, और मैं रियली उसको बहुत मिस करती हूँ। वो माहौल मैंने हमेशा मिस किया मुंबई में। लेकिन एक वक्त के बाद मैं वहाँ कॉन्सर्ट्स में जाती थी, सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में, NCPA में। मतलब मैं उस्ताद राशिद खान साहब की बहुत ही ज़्यादा मुझे उनका गाना पसंद है। तो एक वक्त में आई थिंक मैंने उनका जहाँ भी प्रोग्राम होता था तो मैं जाके सुन के आती थी ज़रूर, और अकेले चली जाती थी मैं। ऐसा मतलब मुझे कुछ नहीं था कि नई कंपनी मिल रही तो मुझे अकेले आदत होगी। मेरे लिए सुनना ज़रूरी होता था। आई थिंक दैट वाज माय वे टू रिमेन कनेक्टेड। और कैसेट और ये सब मैं सुनती रहती थी। लेकिन मैंने वो माहौल मिस किया। इनफैक्ट एक टाइम पे ऐसा हुआ कि अच्छा मैं गाऊं, क्लासिकल परफॉर्म करूं, पर मैं काफ़ी डायरेक्शन लेस थी। और गुरुजी को जब भी दिल्ली में मिलते थे, शादी के बाद जाके घर पे जाते थे मिलने, और वो उनका एक ही सवाल होता था कि मैं कैसे मदद करूं। तो कुछ डाउट होता था, उसी वक्त वो फिर बताते थे, उस वक्त भी गाइड करते थे। तो उस तरह से वो सिलसिला रहा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे बातचीत नहीं आती थी करनी या कुछ, तो वो शादी के बाद भी मैंने उस ढंग से उन्हें कभी बात नहीं करती थी। मैं विशाल के साथ ही जाती थी, जबकि क्लास में तो अकेले जाती थी मैं, पर कहीं वो एक झिझक थी। अब गुरुजी ने हमेशा बेटी की तरह माना कि उन्होंने, आई थिंक ही रिमेन कंसर्न थ्रू आउट, जब तक मेरी शादी भी नहीं हुई। शादी के लिए भी आई थिंक वो कंसर्न थे, उन्होंने अपनी तरफ से चाहा भी, बट उन्हें तो विशाल के लिए नहीं बताया था। फिर उन्हें पता लगा तो खुश हुए बहुत विशाल, क्योंकि वहाँ मिलते थे उन्हें भारतीय कला केंद्र में भी। तो शादी के बाद यहाँ पर वो माहौल नहीं रहा, और अपना रियाज़ करती थी। तो विशाल सुबह नाश्ता बनाते थे कि तबले पे कोई मेरे को रियाज़ कराने आते थे, तो विशाल नाश्ता बनाते थे कि तुम रियाज़ करो। विशाल को बड़ा होता था कि मैं क्लासिकल करूँ। मुझे हमेशा, मतलब अभी भी मेरा अल्टीमेट गोल तो वही है कि मैं स्टेज पे ना भी गाऊँ, लेकिन अपने लिए, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपने लिए एक बहुत हाई बेंचमार्क सेट किया हुआ है। तो मुझे है कि मैं एक राग भी, जब मेरे अंदर से आवाज़ आई कि हाँ मैं गा सकती हूँ, अब बाकायदा हाफ एन आवर के लिए मैं परफॉर्म कर सकती हूँ, 5 लोगों के लिए, 6 लोगों के लिए, जस्ट टू गेन माई कॉन्फिडेंस। तो वो गोल मेरा अभी भी है। मुझे लगता है वो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एंड दैट्स माई पर्पस ऑल्सो ऑफ बीइंग बॉर्न ऑन दिस अर्थ। तो वो अभी भी है। लेकिन विशाल ऑब्वियसली, और विशाल की स्ट्रगल थी, तो उसमें ही मैं भी इन्वॉल्व रही। और विशाल कंपोज करते थे तो गा के सुनाओ पर्सपेक्टिव के लिए। फिर वो अपना बैंक बनाते थे कॉम्पोजिशंस का, वो सिटिंग्स में मैं बैठती थी। तो मेरे लिए वो अलग एक्सपोजर हुआ। और मुझे ऐसा लगता है जब आप मुंबई आ जाते हैं तो फिल्में इतनी, मतलब ओवर पावरिंग वो मीडियम है कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप को एक गाना गा लें आप, चाहे आपको पता है आप नहीं। तो मैंने भी वो कोशिश की 1-2 बार। मैं 1-2 म्यूज़िक डायरेक्टर्स को मिली, और कुछ रिकॉर्डिंग थी जो, और कुछ मैंने किया था रिकॉर्ड, एंड मुझे रिएक्शन अच्छा मिलता था कि बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत सोलफुल है। तो मुझे तभी हो जाता था कि यहाँ कुछ नहीं होगा। अंदर से एक आवाज़ आ जाती थी, और बहुत कीप इन टच। फिर हुआ कि रेंज कितनी है कि काली 5 से ऊपर तो सुर ही नहीं जाता। और ऑब्वियसली जिस म्यूज़िक को हम सुन के बड़े हुए, तो वहाँ पे तो मतलब पतली आवाज़ एक क्राइटेरिया था, क्योंकि वो रोमांटिक साउंड करती है। आज भी ब्राइट साउंड करना है तो हाई पिच वॉइस की बात फिर भी आती है कहीं ना कहीं, और रेंज चाहिए। तो वो दोनों चीज़ें नहीं थी, तो कभी वो स्ट्रगल नहीं की। और स्ट्रगल उस तरह से कभी करनी भी नहीं आती थी कि किसी के स्टूडियो के बाहर बैठे रहो घंटों, वैसा कभी चाहा भी नहीं, और वैसी कभी इच्छा नहीं थी। लेकिन ये होता था कि 94 में मैं अनिल बिस्वास जी को मिली, और
मैंने फिल्म के गाने भी बहुत कम बचपन से तैयार किए। 3rd में थी तो मैं तुम ना जाने किस जहां में खो गए गाती थी। आंसू भरी जीवन की, ये आंसू भरी है जीवन की राहें, और कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, ये 3 सॉन्ग गाती थी। थोड़ी बड़ी हुई 6-7 में आई तो आएगा आने वाला, वो करा तैयार। कॉलेज में आके आपकी याद आती रही, क्योंकि छाया जी वाली आवाज़ सूट करती थी, बहुत प्राइजेज़ लिए। दैट्स ऑल। कॉम्पिटिशन्स बहुत जल्दी बंद कर दिए 12th में, क्योंकि ये समझ आया कि कॉम्पिटिशन्स ओनली क्रिएट कॉम्प्लेक्स इन यू। जो आपकी खुशबू है उसको भी वो दबा देंगे। तो कॉम्पिटिशन्स नहीं किए। कॉलेज के तो बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो अनिल बिस्वास जी के लिए अरशद सुल्तान साहब अब वो कराची में हैं, PIA में थे, तो वो बहुत म्यूज़िक में उनका वो था। तो वो अनिल बिस्वास जी का था कुछ, और उन्होंने कहा विशाल को कि आप लोग को आना है, रेखा कुछ गाने तैयार कर लें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर रही तैयार। संडे सुबह विशाल ने कहा रेखा का मन नहीं है। उन्होंने कहा नहीं 2 गाने तो गाने ही हैं, कुछ भी हो जाए। तो मैंने 2 गाने 2 घंटे में किसी तरह तैयार किए। हम गए, पहुँचे थोड़ी देर से तैयारी करके, फिर और लोग गा रहे थे, फिर मैंने गाना शुरू किया। तो वो थे उनकी फैमिली, सब ग्रैंडसन वगैरह और सब बहू वगैरह सब थे। गाया मैंने और मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने वो गाया था तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। और मुझे होता था कि अगर मैं तैयार करूं तो हूबहू वैसा ही तैयार करूं। गाऊंगी मैं अपने सुर से, उस स्केल में नहीं गाऊंगी जो ओरिजिनल है, इफ़ आई एम नॉट कंफर्टेबल, लेकिन अपने सुर से, लेकिन हूबहू वैसा ही गाऊंगी। तो गाने के बाद फिर सबको उन्होंने शाबाशी दी और फिर मुझे बुलाया और बहुत बातें की कि कितना अच्छा गाती हो, क्या आवाज़ है। तो मैं कहा दादा लेकिन प्लेबैक तो नहीं कर सकती। कहते क्यों नहीं कर सकती, तुमको तो ज़्यादा करना चाहिए, आजकल खुली आवाज़ में कौन गाता है। तो उन्होंने जो इतना मुझे एनकरेज किया, मैं कहा आपको सच में लगता है मैं गा सकती। कहते बिल्कुल गा सकती हो। बहुत एनकरेज किया, और उनकी फैमिली में सब ने। तो कहीं आई थिंक वहाँ से एक डिज़ायर बढ़ा, जहाँ मैंने फिर वो गाने नोटिस भी करने शुरू किया। और मुझे लगा एक वक्त आया था जब नदीम श्रवण का म्यूज़िक था, तो कमर्शियल सॉन्ग्स के साथ साथ उनके वो गाने भी फेमस हुए, वो गज़ल नुमा होते थे। फिर अनु मलिक जी के भी कुछ चीज़ें आई जो गज़ल नुमा थी, तो मुझे लगा कि इस तरह के गाने मैं गा सकती हूँ। फिर कभी जो एक आध बार बातचीत हुई और मैंने देखा कि वो ट्रेंड था कि अगर आपकी बेस वॉइस है, रस्टिक वॉइस है, तो आपको शुरू की 2 लाइन या एक दोहा मिलेगा, और फिर मेन सॉन्ग कोई और एक मेन सिंगर जिनकी हाई पिच वॉइस है, रोमांटिक वॉइस है, ब्राइट वॉइस है, उनको मिलेगा। तो ये मैंने अपने अंदर तय किया था कि ये मैं कभी नहीं करूँगी, ये मैं नहीं करना चाहती। तो मैंने बस इंतज़ार किया, और इंतज़ार भी क्या किया, मतलब फ्रस्ट्रेट भी हुए, पर अपना रियाज जो था वो करना है। फिर विशाल बोलते थे कि एल्बम करते हैं, तो उन्होंने 93 में बुल्ले शाह की काफ़ियाँ कंपोज़ करना शुरू किया। गुलजार साहब ने कहा कि नहीं, काफ़ी मैं लिखूँगा, तो हम लोग करेंगे एल्बम रेखा के लिए। फिर वो बात आई गई होगी इस तरह कि वो शुरुआत भी हुआ। फिर कोई कंपनी तैयार नहीं होती थी, उनको लगता था शायद मैं विशाल की वाइफ हूँ और गुलजार साहब मुझे बेटी की तरह मानते हैं, तो इसलिए मेरी एल्बम करना चाहते हैं। तो वो एल्बम तय होती थी, फिर नहीं होती थी। उस तरह बहुत वक्त गुजर गया, और गुलजार साहब ने भी काम थोड़ा बीच बीच में एक स्थायी होती थी, विशाल कुछ करते थे। फिर विशाल ने तय किया कि मेरे पैसे जब जमा होंगे तो मैं तब करूँगा एल्बम, और वो फिर सिलसिला शुरू हुआ 2000 में। तो वहाँ से फिर वो 2000 तक मैंने एक गाना गाया, जहाँ तुम ले चलो फिल्म में विशाल ने म्यूज़िक किया था, हमारे फ्रेंड की फिल्म थी, तो वो डमी गाया था। ऐसा होता था कि लता जी के लिए गाएंगे गाने, तो सिंगर्स गा देते हैं और वो उस पर शूटिंग हो जाती है, देन वो बाद में डब करते थे। चला आ रहा है ये तो वर्जन सॉन्ग्स का। जी, तो वो ऐसे होता था। तो उसमें फिर ऐसा हुआ, एक गाना डब हो गया उनका, दूसरा नहीं हुआ, और हीरोइन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, गुलजार साहब, विशाल, सबको अच्छा लगा, तो वो गाना रख लिया गया। पर वो फिल्म का कुछ नहीं हुआ, म्यूज़िक का भी उस वक्त कुछ नहीं हुआ। और उस गाने के बिना पे मुझे मिला चाची 420 का गाना, एक वो दिन भी थे, एक वो दिन भी थे मिला,
उस वक्त उसकी भी कोई तारीफ़ नहीं हुई। इनफैक्ट एक दो रिव्यूज़ आए और वो बड़े ख़राब लिखा गया कि शी इज़ अ डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ आशा भोसले। और किसी का नया जो प्लेबैक सिंगर बनना भी नहीं चाह रहा तो उसको तो ये बात बहुत मतलब तकलीफ़ देगी। और मेरे जैसे इंसान के लिए जहाँ एक बात का पूरा इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अपने अंदर पूरी एक स्टोरी बन जाए, तो मुझे लगता था किसी ने उसकी तारीफ़ भी नहीं की, मैंने बुरा गाया है कुछ है। बट एनीवेज बाद में बहुत लोग मिलने लगे तो कोई विशाल को किसी ने कहा, पीयूष कनौजिया एक कंपोज़र हैं, आके कि वो गाना बहुत अच्छा गाया। तो विशाल ने उसी वक्त कहा कि प्लीज़ तुम मेरी वाइफ को फ़ोन पे बोलो। तो विशाल ही गवाते थे और कुछ कंपोज़र्स को विशाल बोलते थे कि मतलब रेखा मेरी वाइफ है इसलिए नहीं कह रहा, बट वाकई में अच्छा गाती है तो उसको गवाएं। जगजीत जी से मिलना होता था और जगजीत जी बोलते थे एल्बम करेंगे, और फिर उनको मैं रेगुलरली जाके, वो मेरे से ऐसे सामने से बंदिश सुनते थे गुरुजी की, फिर कुछ सुनते थे गज़ल सुनाओ, फिर एक दिन रिकॉर्डेड सुनाया और बहुत एनकरेज करते थे। तो उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि आई थिंक 97-98 की ही बात होगी या 99, उन्होंने कहा कि आवाज़ बहुत अच्छी है, रूद आ रही है और सब कुछ बहुत अच्छा है, चमक नहीं है गाने में। तो मैंने कहा अच्छा। तो उसके बाद नमस्ते किए, पैर छुए, थोड़ी देर बाद उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह सुन के वेस्टर्न आउटडोर में, और सुदर्शन फाकिर थे वहाँ तो वो भी आ रहे थे इस तरफ। तो कुछ ऐसा हुआ कि भाई इनके साथ ही टैक्सी में चली जाओ। तो मैं बैठी रही और सारे रास्ते रोते हुए आई, एंड ही लेट मी क्राई, एक वर्ड नहीं बोला उन्होंने। और अंधेरी में मैं उतर गई और उन्हें नमस्ते वगैरह करके घर आके विशाल को बताया, और विशाल ने मुझे कहा कि टेक इट इन योर स्ट्राइड और रियाज़ करो, क्योंकि उस टाइम सच कहूँ तो वो चमक वाली बात समझ नहीं आई। अब फिर वो रियाज़ शुरू किया, चिल्ले शुरू किए, 4-4 घंटे रियाज़। उससे फिर धीरे धीरे समझ आया कि जगजीत जी ने क्या बात कही, वो तो कह के भूल गए। फिर इश्का इश्का हुई, इश्का इश्का में बहुत ट्रेनिंग हुई। आई वॉज़ नॉट प्रोफेशनल एट ऑल। और दिल्ली और मुंबई में सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो ये है, दिल्ली में मतलब उस वक्त तो बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म नहीं था, मुंबई में बहुत ज़्यादा, हर विधा में है, सिर्फ आर्टिस्ट के उस पर नहीं, किसी भी प्रोफेशन में। एक हाउस हेल्प भी जो है वहाँ भी एक प्रोफेशनलिज्म है हर काम में। वो मैंने सीखा और वो उस एल्बम में मेरी बहुत ट्रेनिंग हुई। तो वो डिमार्केट करना के कंपोज़र हैं, हस्बैंड है, वो काफ़ी हद तक आया। तो इस तरह वो जर्नी फिर चलती गई। हाँ, तो अब यहाँ हमको आप कुछ गाकर अपने वो गाने जो आप समझिए एल्बम आया उसके बाद से, तो फिर खैर यहाँ तक जी एल्बम 2002 में आया, तो उसमें मैं कहूँगी एक रिकग्निशन मिला। लेकिन फिल्म में काम अभी भी विशाल ने दिया जो इतना भी दिए। 2 गाने गाए, एक गाना गॉड मदर में एक अंतरा गाया, और फिर मकबूल में 2003 में एक गाना गाया। बट कोई बाहर काम नहीं देता था, तो शमीर टंडन ने मुझे बुलाया था ओमकारा से पहले, एंड ही हैड सेड कि वो बड़ा इजी एक्सक्यूज़ होता है लोगों का कि लगता है कि उनकी वाइफ है तो वो गाती नहीं है शायद उनके अलावा, कहते जिसको बुलाना है वो बुलाएंगे। एंड ही कॉल्ड मी एंड आई सैंग अ सॉन्ग फॉर हिम, एंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी वो उनकी। और मैंने फिर 2005 में जब ओमकारा में गाया नमक, तो आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। तो इश्का इश्का में तेरे इश्क में बहुत ज़्यादा मतलब सराहा गया, और वो एल्बम एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बिकी। उसको जितना प्रमोट मतलब नहीं भी किया गया उसके बावजूद, क्योंकि उसका वीडियो विशाल ने डायरेक्ट किया था और वो बहुत ही खूबसूरत था वो। और उस टाइम MTV वी चैनल का था कि वो अच्छा वीडियो हो तो फ्री रोटेशन देते थे, वो गाना पसंद था उन्हें, तो उस टाइम उस तरह का रिकग्निशन मिला। बट लार्जर उसमें मतलब मुझे लगता था अब इसके बाद शोज़ मिलेंगे, शोज़ फिर भी नहीं मिले, 3-4 शोज़ होके रह गए, बैंड बनाया। तो मैं जब भी सोचती थी कि अब कुछ नहीं होना, चलो अपना सिर्फ क्लासिकल ही करो, तो वापस मैं झुक जाती थी रियाज में, अपने को झोंक देती थी, और उससे मुझे रास्ता मिलता था, उससे मुझे सुकून मिलता था। और मुझे लगता था ये कितनी बड़ी लग्जरी है कि मैं 4 घंटे रियाज
कर सकती हूँ। तबले पे मेरे साथ आते थे कल्याण जी, उनके संग बैठ के हम अपना रियाज़ किया, ब्रेक लिया, और उसमें कई बार कुछ एक्सपीरियंसेस हुए जहाँ ये लगा कि ये खुशी किसे मिलेगी। एक सुर बहुत अच्छा लगा, और जब आपको अंदर से ऐसे ट्रिंग करके आवाज़ आई कि आहा, आपके मुंह से आहा निकले कि अरे वाह क्या सुर, कितना अच्छा लगा, ऐसा हमेशा क्यों नहीं हो सकता। ये बात, ये आलाप कैसे अच्छा हो गया। तो वो जो ब्लिस था वो सिर्फ मेरा था, या जो मेरे साथ हैं तबला बजा रहे हैं, तो वो जो सुकून था उसमें कहीं वो अपने अंदर की गहराई बढ़ी, बिकॉज़ असली तो वो ही है ना। तो वो वक्त में मैं अपने को उधर कर देती थी, और जब फिर अपॉर्चुनिटी आई तो फिर गुलजार साहब का कहना था कि आपकी गन हमेशा लोडेड रहनी चाहिए, कि आपके पास कब अपॉर्चुनिटी आएगी वो बता के नहीं आएगी, अचानक आएगी, और जब आएगी तो अगर आपकी गन लोडेड नहीं है तो आपका वार खाली जाएगा। तो फिर वो अपॉर्चुनिटी कब आएगी दोबारा, 2-3 बार मिलती है हर एक को, लेकिन वो प्लस माइनस कब जुड़ता है वो नहीं पता चलता। तो वो चीज़ इश्का से हुई, लेकिन काम नहीं मिला, ना गाने का ना शोज़ का, कुछ उस तरह से नहीं हुआ। और उस ग्लोरी में मैं रही जितने टाइम रहना था। फिर वो जो भी इमोशंस अपने नेगेटिव हर तरह के आते थे, तो उसका शिकार तो गुलजार साहब और विशाल ही होते थे। तो कभी प्यार से समझा दिया जाता था, कभी पड़ती थी उल्टी। तो वो दैट वाज ऑल पार्ट ऑफ माय ग्रोथ। और व्हेन आई लुक बैक तो मुझे यही लगता है कि जब मुझे नहीं चांस मिला तो वो बहुत अच्छी बात थी। अगर मुझे चांस मिल गया होता तो मैं बिना चमक के गा रही होती, जो जगजीत जी ने कहा। और क्योंकि इश्का के बाद भी मैं कहूँगी कि मैं उतनी तैयार नहीं हुई थी। वो मैंने सिर्फ नमक इश्का में आके अपने को डिस्कवर किया कि ये मेरा असली जो मेरा फोटे है वो गायकी है। वो मैंने सिर्फ नमक इश्का से, वहाँ भी मैंने शुरू में कहा कि मुझे नहीं गाना, मतलब स्थाई की। और मैंने कहा ये तो मुझे लगता नहीं मेरा गाना है, बहुत बहुत मुश्किल गाना है वो उस वक्त गाने के लिए, इतने चेंजेस हैं। और साथ साथ ये प्रेशर के विशाल बोलते थे कि ब्राइट, मतलब इसमें बहुत एकदम बस अच्छे से गाना है बहुत। तो कहीं मैं चैलेंज कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। तो मुझे वो चैलेंज से और मैं दब जाती थी, मुझे एकदम से घबराहट हो जाती थी। तो मुझे लगा ये मुझसे हो ही नहीं सकता, मैं तो मेलनकलिक सॉन्ग्स गा सकती हूँ, इमोशनल गाने गा सकती हूँ। फिर हुआ कि नहीं, विशाल ने कहीं फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रखा था जब मैंने उन्हें गा के सुनाया था। तो उन्होंने कहा मुझे यही आवाज़ चाहिए, ऐसे ही चाहिए, कोई और गा ही नहीं सकता। तो बहुत रो के ढोलक के साथ बैठाया गाना, एक एक पार्ट विशाल ने, फिर हमने रिहर्सल की काफ़ी बार और फिर ट्रैक पे गाया। तो विशाल हमेशा, क्योंकि मुझे बोलते थे कि तुम आसमान का खाना हुआ नहीं हुआ, बाकी स्कूल से आएगा, अगर मैं नहीं लेने गई तो बस से उतर के कोई जाए, सब छोड़ दो, खाना बनाए नहीं बना, घर का बाहर का सब वहाँ छोड़ दो, माइक पे खड़ी हुई हो, स्विच ऑफ करो और गाने में जाओ। तो मैंने वो नमक इश्का का मेरे ऊपर इतना कहीं वो था कि उस दिन जब मैं डबिंग के लिए खड़ी हुई तो मैंने वो पहली बार अपने को स्विच ऑफ किया और वो सिचुएशन जैसे बताई गई तो मैंने वो सोचा कि जब ठुमरी वगैरह गाई जाती होगी, बेगम अख्तर साहिबा साहब या जो वो सब लोग गाते होंगे, तो जो वो रंग होता होगा वो कैसा माहौल में गाया जाता होगा। जब आपके लिए लिमिटेड लोग ही सुनने आते हैं गाना, जो बहुत म्यूज़िक को पसंद करते हैं, और आपको उनको सुना के यू हैव टू बी वर्थ इट, कि आप सुनाएं गाना तो खुश होकर ही जाएं, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई थिंक समवेयर दैट हैपन्ड और उसमें वो गाना हुआ। मैं तो बात तक कहती रही कि 1-2 जगह मुझे ठीक करनी है, बट वो करने नहीं दी गई कि वो जो फर्स्ट टाइम में वो गाना आया है वो मतलब वैसा ही हो। और फिर जब रिदम सेक्शन जो भी उसमें डब करने आए तो वो सब बोले हमें तो पता ही नहीं था आप गाती हैं, हमें पता ही नहीं था आप इतना अच्छा गाती हैं। सब ने जो कॉम्प्लीमेंट्स दिए तो वो आई थिंक बात थी जहाँ मैंने डिस्कवर किया। और फिर गुलजार साहब को फ़ोन आने शुरू हुए कि वो हमारे लिए गाएंगी,
तो गुलजार साहब ने नंबर दिया और कहा फ़ोन आएगा उठा लेना। एंड ही सेड वन थिंग, ही कॉल्ड अप एंड ही सेड रेखा को ऑर्बिट मिल गया। सो वो वहाँ से फिर हुआ जो भी हुआ, और फिर गाने मिलते गए, और वो गाने वही मिले जो मेरे लायक, मतलब मेरी गायकी को सूट करते थे। और मुझे यही लगा कि इसीलिए पीछे काम नहीं मिला कि वहाँ सबको, वहाँ मैं डिफ़ाइन, मेरी सिंगिंग का एक रंग डिफ़ाइन हुआ। और फिर मेरे लिए कंपोज किए गए गाने, तो वही गाने के लिए मुझे कंपोज़र बुलाते थे, उन्हें लगता था कि मैं ही गा सकती हूँ। तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ आप में वो इतना ट्रस्ट करें और आपको छूट भी दें कि आपको एक आध बात अपनी कहनी है तो इसमें कह लें। तो वो शायद वो लिखा हुआ था, तो इसलिए उतना तो तपना ज़रूरी था। तो अब हम लोग आगे बात अभी रोक देंगे, अब गाइए, मतलब आप जिस भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप चुनती जाइए और हमें, हमारे देखने वालों के लिए ठीक है। मैं एक स्थाई गाती हूँ, एक वो दिन भी थे कि, और फिर तेरे इश्क में, फिर नमक इश्क का। एक वो दिन भी थे, एक ये दिन भी है, एक वो रात थी, एक ये रात है, रात ये भी गुजर जाएगी, रात ये भी गुजर जाएगी। इसका अंतरा मेरा बहुत फेवरेट है, सेकंड स्टैंजा, वो मैं गाना चाहूँगी जी, क्योंकि इसकी भी तहें खुलती रहती हैं मेरे लिए। वक्त सालों की धुंध से निकल जाएगा, तेरा चेहरा नजर से पिघल जाएगा, आँख बंद होगी तो नींद आ जाएगी, रात ये भी गुजर जाएगी। ये इतनी फिलॉसफी है इसमें जो गुलजार साहब के हर गाने में होती है। बाद में पढ़ा ओशो का हो कि दिस टू शैल पास। तो ये मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ ठीक है, अब आप अगला। हाँ, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में, हाय तेरे इश्क में, राख से रूखी कोयल से काली रात कटे ना, हिजरा वाली तेरे इश्क में, हाय हाय तेरे इश्क में, तेरे इश्क में। ये मैं छोटा सा ही सुना रही हूँ। जी जी। इसके बाद नमक जी। मैं चांद निकल गई हो जी, मैं चांद निकल गई दया रे, भीतर भीतर आग जरे, बात करूं तो सेक लगे, हो मैं चांद निकल गई दैया रे, अंग पे ऐसे छाले पड़े, तेज था चौका का करूं, सी करती मैं मरूं, जबा पे लागा जी रे, जबा पे लागा रे, नमक इश्क का है तेरे इश्क का, है रे तेरे इश्क का। जी। इसमें इनफैक्ट जो नेज़ल एक आता है ट्वैंग, जब मैंने इंटरव्यूज़ किए तो उसमें मैंने रियलाइज़ किया, तो वो बोलते थे ये कैसे आया,
तो मैंने कहा मुझे भी नहीं पता। तो दिस इज़ समथिंग दैट मेड मी डिस्कवर माई सेल्फ एज अ सिंगर, कि ये कहीं है, इन सारी चीज़ों को बस मांझना है, तराशना है और डिस्कवर करना है। सो नमक इश्का में ये हुआ। नमक के बाद मिला गेंदा फूल जी। तो नमक से एक नीश ऑडियंस तक पहुंची, जो इश्का इश्का और फिर नमक इश्का, और फिर गेंदा फूल से घर घर में पहुंच गई उस वक्त में। और मुझे छोटे उम्र के बच्चों से लेकर और 80 इयर्स तक के बुज़ुर्ग, महिला या बड़े जो पुरुष, उनके फ़ोन पे मैंने बात उन लोगों से भी की। तो उसमें फोक की बात है, और जो मैंने जाना कि जो फोक का एक पथौस साथ साथ चलता है, एंड दैट मेलनकली अगेन द मोनोटनी ऑफ लाइफ, सारी बातें गाने के थ्रू कही जा रही हैं, तो वो उसमें मैंने रियलाइज़ किया। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल, सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल, छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया का हो। सैया है व्यापारी चले हैं परदेस, सूरतिया निहारों जियारा भारी होवे, ससुराल गेंदा फूल, सैया छेड़े गारी देवे, सैया छेड़े, सैया छेड़े गारी देवे, सैया छेड़े गारी देवे रे। तो ये हम स्टेज पे करते हैं इम्प्रोवाइज। अच्छा अच्छा, वो हमको सात खून माफ का भी सुनाइए। डार्लिंग। डार्लिंग। हाँ, वो विशाल के साथ गानों में एक चैलेंज होता है, तो विशाल ने हर गाने के साथ हर बार एक धक्का देते रहे हैं, एंड आई हैव डिस्कवर्ड, अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी किया जा सकता है, मैं ये भी गा सकती हूँ। मैं बहुत रोती धोती हूँ उससे पहले, मतलब अपने आप में बहुत, उसके बावजूद, मतलब इतना कुछ होने के बावजूद, तो चैलेंजिंग सॉन्ग्स होते हैं। घाघरा वॉज ऑल्सो वन ऑफ दैट काइंड ऑफ अ सॉन्ग। बुखार हो गया था उस टाइम। अच्छा। हाँ जी। हे डार्लिंग, आँखों से आँखें चार करने दो, रोको ना मुझको प्यार करने दो, बेकैफ है बहारा बेचैन जाने यारा, बुलबुलों को अभी इंतज़ार करने दो, डार्लिंग आँखों से आँखें चार करने दो। मैं स्टेज पे बहुत मज़ा लेती हूँ इन सारे गानों का। दैट टाइम आई रियली एंजॉय। तो उस वक्त तो जी। अच्छा, बीच में अभी हल्का सा एक जिक्र आया कि ओशो की तरफ आप बढ़ी जी। उसकी क्या, किस खोज में आप ओशो की तरफ बढ़ी? फिर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में, जैसे कि ट्विटर पर हमने देखा कि आपने 100 दिनों तक 100 किताबों के कवर, उसमें हमने भी साथ में तो ये क्या है, क्या किताबों का तो जमील साहब की वजह से हुआ, और जमील गुलरेज साहब, और मुझे वो बड़ा अच्छा लगा मुहिम, तो मैं भी जुड़ गई, और फिर वो जुड़ते गए सब, वो बड़ा अच्छा हुआ। ओशो का ऐसा हुआ कि विशाल जब दिल्ली में काम करते थे CBS कंपनी में, म्यूज़िक कंपनी में, और फिर ही टुक अ ट्रांसफ़र इन मुंबई, तो वहाँ पे उधर गए, और जो CBS के मालिक RV पंडित साहब, उनका वो भी ओशो को फॉलो करते थे, तो उन्होंने बहुत म्यूज़िक, हरी जी का जैसे एल्बम, अम्बरीश लीब करके एक बाहर के ओशो सन्यासी, वो आई थिंक ही वाज पियानिस्ट और समथिंग, तो उनके साथ हरी जी की एल्बम, म्यूज़िक की बहुत एल्बम्स, तो विशाल स्टार्टेड गेटिंग दोज कैसेट्स, हमने सुनना शुरू किया। गुलजार साहब के जाती थी तो ओशो मैगज़ीन देखती थी, और वो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स, और उसमें मैंने देखना शुरू किया कि वहाँ पे कॉन्सर्ट्स होती हैं क्लासिकल म्यूज़िक की। तो कहीं वो हुआ कि
वहाँ लगा कि आई वांट टू गो देयर। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि जो मैंने इश्का इश्का एल्बम के वक्त जब कर रही थी तो मैं तब गई थी। 2002 नवंबर में ये एल्बम रिलीज़ हुई थी और 2002 फेब में मैं पहली बार गई। उससे पहले 98 में पूना विशाल क्रिकेट मैच खेलने गए थे, तो आसमान छोटे थे, तो मैंने कहा अभी मैच हो गया तुम रखो, मैं 1 घंटे के लिए जाके आती हूँ। और तब सब बंद हो गया था। उन्होंने कहा एक टूर देते हैं, आप नेक्स्ट डे आओ, तो नेक्स्ट डे वापस जा रहे थे। तो वो सारा ब्लैक ग्रे नाइट और वो सब कहीं मेरे संग रह गया था, वो माहौल जो वहाँ मरून रोब में सन्यासी दिख रहे थे। और पढ़ती थी उनकी मैगज़ीन वगैरह। फिर हुआ कि जाना है, तो 2002 फेब में कुछ ऐसा हुआ, मैंने विशाल को कहा कि आज भेज दो, मैं मर जाऊंगी वरना अभी। एंड विशाल ने फिर गाड़ी सब अरेंज करके मुझे भेजा। और मैं काफ़ी दिन से वो फ़ोन पे इंक्वायरी कर रही थी कि कैसे होता है पास या कुछ। वहाँ गई मैं और सब किया मैंने, जो भी फॉर्मेलिटीज़। और मैं अकेले कभी होटल में रहना मुझे मतलब घबराहट होती थी, तो विशाल ने कहा था मेक श्योर, जो मेरे साथ सतीश को भेजा के सब देख करके। तो एक मुझे होटल मिला फाइनली डिसेंट सा, जहाँ मैं रह सकती, जो एकदम पास था, दूर नहीं रहना चाहती थी ताज वगैरह में। और फिर मैंने उस शाम पहला वाइट रोब मेडिटेशन अटेंड किया और मुझे ऐसा लगा। और उसके बाद जिससे भी शेयर किया तो वो ये था कि जो भी जाता है कम्यून में और जब वो अटेंड करता है तो जो अंदर कुछ एक सवाल या कुछ भी है वहाँ उसका जवाब मिलता है। तो वो मेरे लिए भी उस दिन का डिस्कोर्स मुझे लगा सिर्फ मेरे लिए ही था। और वो डिस्कोर्स सुना, मैं 3 दिन रही और मुझे ये समझ आया कि ज़िंदगी में केओस इतना अपने आप क्रिएट हो जाता है जब वो स्पिरिचुअलिटी का एक दरवाज़ा खुलना होता है। तो मेरा वो अपना इनर केओस इतना हो गया था बिकॉज ऑफ माई ओन इमोशंस नेगेटिव, जो मुझे काफ़ी वक्त बाद आई स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग माई इमोशंस, और वो फिर उन पे काम शुरू हुआ तो अपने आप चीज़ें हुई। तो वो जर्नी मेरी इश्का इश्का से हुई, क्योंकि एक तो सूफियाना सब नगमे लिखे गुलजार साहब ने, और उस टाइम मैंने जस्ट लाइक दैट एक किताब लेके आई थी ओशो की, और उसमें सारी वो वर्ल्डिंग इमेजेस थी, पिक्चर्स। और उन 3 दिन में जो भी मैंने जितना भी ग्रास्प कर पाई मैं वहाँ पर, तो उसके बाद हुआ कि फिर जाना है। और फिर वो ओशो मैगज़ीन मैंने सब्सक्राइब किया और उसमें प्रोग्राम होते थे जो वहाँ कोर्सेज होते थे। तो 2002 नवंबर में आई थिंक था सूफ़ी दरवेश थ्रेशोल्ड। तो मुझे लगा और क्या चाहिए, एल्बम किया, आई नीड टू नो। और तब तक भी एल्बम को रिलीज़ होने में कुछ हफ्ते 2 हफ्ते थे। तो आई वेंट और मैंने वो 3 दिन का कोर्स किया। और उस वक्त मैंने जलालुद्दीन रूमी के बारे में जाना, मैंने ज़िक्र के बारे में जाना, और मैंने वर्लिंग सीखी उस कोर्स में, मतलब बिसाइड्स अदर थिंग्स दैट वी डिड, डिफरेंट अदर मेडिटेशंस। और वहाँ से मतलब मुझे वो चस्का लगना शुरू हुआ और मैंने उनको और पढ़ना सुनना शुरू किया। और मैं रेगुलर वहाँ कोर्सेज़ करने फिर जाती थी, और कोर्सेज़ ऐसे ही करने जाती थी कि जो कोर्स का टाइम है 9 बजे, तो मैं 8 बजे पहुँचती थी। और फिर कोर्स करके कोर्स ख़त्म होता था, नाश्ता किया शाम का, और किसी को मिलती नहीं थी और वापस आ जाती थी। तो मेरा एम ही वही था। फिर मैंने 2004 में वहाँ पूरा इश्का इश्का परफॉर्म किया और धीरे धीरे वो बढ़ता गया। फिर कोर्सेज करती रही। 2004 में विशाल भी आए, आसमान को अलाउ नहीं किया। और फिर 3 में भी विशाल आए थे, बट उन्होंने डे टाइम वो सब किया, और शाम का वाइट रोब नहीं अटेंड कर पाए थे। सो आई हैड टोल्ड हिम कि जब वाइट रोब अटेंड करते हैं ना, तो वी अंडरस्टैंड कि वहाँ मतलब वहाँ की एनर्जी और वो मतलब व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट। फिर हमने 2007 से विशाल ने भी आना शुरू किया, और फिर वो सिलसिला बढ़ता गया। अभी तो विशाल मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं ओशो एनर्जी से, और मैं भी हूँ, मैं तो करती ही हूँ जो जो मेरे बस में होता है। और मुझे लगता है कि ओशो की वजह से मुझे अपने जो केओस को समझने में, अपने नेगेटिव इमोशंस पे काम करने में, कि अहंकार क्या है,
जेलसी, उस सबको एक्सेप्ट करना आया, ख़ुद को एक्सेप्ट करना आया। और वो जब आप मेल्ट होते हैं तो वो लाइटनेस जो अंदर आती है, उसकी जो एनर्जी है, वो जो भी करें, तो जब वो गाने बाद में और होते गए तो वो क्वालिटी बदलती गई, और काम की, अपने पूरी ज़िंदगी की, डे टू डे लाइफ में लोगों से इंटरेक्शन, और वो जर्नी तो चल ही रही है। और मैंने अभी एक लिविंग फ़िलॉसफी का कोर्स किया, जहाँ पे ये जाना कि फ़िलॉसफी को आप हर दिन में, हर वक्त में कैसे जी सकते हैं। तो एवरीथिंग आई थिंक पॉइंटिंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन इन विच आई एम गोइंग, और हर चीज़ मेरे साथ वही हो रही है जो मुझे सिर्फ उधर ही लेके जा रही है। और ये वो एरिया है जो मुझे बहुत इंटरेस्ट कर रहा है कि इस पर और लंबी बातचीत हो सकती, लेकिन हम लोग इस सिलसिले में अगली किसी सिटिंग में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन बातें ख़त्म करें उससे पहले कोई एक बचा हुआ गाना ज़रूर आप हमारे लिए गाइए, उस नोट पे हम लोग ख़त्म करेंगे। मैं 4-5 मिसरे गाना चाहूँगी। अमृता प्रीतम जी की एक पोएम है जिसे मैंने कंपोज़ किया है और रिकॉर्ड करके रिलीज़ भी करना चाहती हूँ, कब पता नहीं, लेकिन उसके कुछ मिसरे सुनाना चाहूँगी। बहुत खूबसूरत नज़्म है ये, जो उन्होंने इमरोज़ साहब के लिए लिखी। मैं तेनू फिर मिलांगी, मैं तेनू फिर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं, मैं तेनू फिर मिलांगी, शायद तेरे तख़य्युल दी चणग बन के तेरे कैनवास ते उतरांगी, या खोरे तेरे कैनवास दे उत्ते एक रहस्यमयी लकीर बन के खामोश तेनू तकदीर मांगी। आगे का सस्पेंस अगले वाले प्रोग्राम के लिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रेखा जी, आपने हमारे लिए इतना समय दिया, इतने मधुर मधुर गाने गाए। ठीक है कि अभी भी एक थोड़ी तृष्णा की एक प्यास रह गई है जो अगली मुलाकात में रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।